हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर एसएम नफीस एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री आपको जूल थॉम्सन प्रभाव के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि जूल थॉम्सन प्रयोग क्या होता है। जूल थॉम्सन प्रयोग कहता है जूल थॉम्सन प्रभाव, जूल थॉम्सन इफेक्ट। रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक सरंध्र डार्ट से होकर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाए तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। यह प्रभाव जूल थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। जूल थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। और इसमें हम लिखते हैं कि डेल्टा टी जो होता है बेटा, वो डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी कि दाबांतर जितना होगा उतना ही ताप में क्या होगी, ताप में कमी आएगी, है ना। ताप में कमी आएगी। ताप में ये कमी गैस के अणु की गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण होती है। उच्च दाब पर गैस के अणु के बीच वान डर वाल आकर्षण बल होते हैं। जब गैस का निर्वात या निम्न दाब पर प्रसार किया जाता है तो कुछ ऊर्जा इन वान डर वाल बलों को समाप्त करने में व्यय हो जाती है। कुछ ऊर्जा इन वान डर वाल बलों को समाप्त करने में व्यय हो जाती है। इस प्रकार गैस के अणु की गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है और ये प्रभाव शीतलन प्रभाव होता है। कमी हो जाती है और शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। आदर्श गैसों में वान डर वाल नगण्य होते हैं, अतः आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉम्सन प्रभाव शून्य होता है। आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉम्सन प्रभाव शून्य होता है। अब जूल थॉम्सन जो प्रयोग है वो क्या होता है, देखो जूल थॉम्सन प्रयोग को हम जो है प्रदर्शित करने के लिए या जूल थॉम्सन प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से जूल थॉम्सन प्रभाव को हम व्यक्त करेंगे कि एक यहाँ पर नली है और उस नली में यहाँ सरंध्र डॉट लगा हुआ है बेटा। क्या लगा हुआ है? सरंध्र डॉट लगा हुआ है, पोरस पॉट। और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन, और यहाँ पर एक दूसरा पिस्टन है जो इससे चिपका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई गैस से भरी हुई है जिसका दाब P1 और आयतन V1 है। यहाँ दूसरा पिस्टन जिसके चिपका हुआ है बिल्कुल। अब हम करते क्या हैं, देखो यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा देते हैं, यहाँ भी एक थर्मामीटर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं, ये चित्र समझ में आया। यहाँ पर गैस को, जो गैस जिसका दाब P1 और आयतन V1 है, उसको दाब लगाकर सरंध्र डॉट से प्रवाहित करते हैं जिससे कि गैस दाईं ओर गैस का प्रसार होता है और उसके ताप में कमी होती है। इस प्रभाव की ऊष्मागतिक व्याख्या हम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम गैस को दाब लगाकर दूसरी ओर प्रसारित करते हैं तो यहाँ पर पिस्टन आ जाता है और पिस्टन आकर उसकी स्थिति, गैस की स्थिति P2V2 हो जाती है। गैस की स्थिति P2V2 हो जाती है बेटा, है ना। तो गैस जो होती है P1V1 से P2V2 स्थिति में आ जाती है। तो इस प्रकार पिस्टन X पर किया गया कार्य, गैस यहाँ पर देखें तो जो X पिस्टन है, ये वाला X जो पिस्टन है ना, वो गैस पर कार्य करेगा। और ये जो Y पिस्टन है इस पर गैस कार्य करेगी, इस पर गैस कार्य करेगी। तो पिस्टन X पर किया गया कार्य, पिस्टन X पर किया गया कार्य, पर किया गया कार्य, पिस्टन X पर किया गया कार्य। तो पिस्टन X पर किया गया कार्य क्या होगा, ये बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा समाकलन V1 से 0, आयतन V1 होता है और फिर इसका आयतन 0 हो जाता है, V1 से 0, P1 dV, है ना। P1 इसका प्रेशर होता है, P1 dV। तो हम इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने पर माइनस P1V क्या आता है बेटा, माइनस P1V। और ये हमारी हो जाती है समीकरण नंबर 1। क्या हो जाती है बेटा, ये हमारी हो जाती है समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले प्रक्रम में हमने देखा कि पिस्टन पर जब हम दाब लगाते हैं तो पिस्टन पर दाब लगाने से गैस सरंध्र पात्र से होती हुई दूसरी ओर निकल जाती है। दूसरी ओर क्या होती है, वो पिस्टन को धक्का मारती है और पिस्टन जो होता है उस गैस के धक्का देने से उसका आयतन V2 0 से V2 हो जाता है और दाब हो जाता है इस नई स्थिति में P2 हो जाता है। ठीक है ना। तो अब क्या देखेंगे अपन, पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य। पिस्टन Y कितना कार्य करता है, देखो पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य, पिस्टन Y द्वारा किया गया, पिस्टन Y द्वारा किया गया
कार्य, पिस्टन वायु द्वारा किया गया कार्य। तो पिस्टन वायु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 to V, है ना। पिस्टन का पहले आयतन 0 था और 0 से किस पर आ गया, V पर आ गया, तो 0 to V पिस्टन द्वारा किया गया कार्य 0 to V। अब देखिएगा इसको अपन कैसे करते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, 0 to V और P to dV, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या गया कार्य, इसको लिमिट को अपन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, P2V2, क्या हो जाएगा बेटा, P2V2। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर तंत्र गैस द्वारा जहाँ दो कार्य हो गए, एक तो हो गया -P1V1 और हो गया P2V2 दूसरा कार्य, अतः तंत्र द्वारा किया गया शुद्ध कार्य, तंत्र द्वारा किया गया शुद्ध कार्य, तंत्र द्वारा किया गया शुद्ध कार्य। दोनों कार्य को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो क्या होगा बेटा, शुद्ध किया गया कार्य P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1, ठीक है ना। शुद्ध किया गया कार्य P2V2 माइनस P1V1। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें बेटा कि चूँकि तंत्र बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं, चूँकि है ना, बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पर जो गैस को जो हम प्रसरित करते हैं वो रुद्धोष्म रूप से करते हैं, है ना, एडियाबेटिकली। तो Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उपरोक्त तंत्र में जो क्या होगा, कार्य में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, परिणाम स्वरूप तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी, है ना। यदि E1 और E2 तंत्र की दोनों अवस्थाओं में ऊर्जा हो तो ऊर्जा में जो कमी होगी वो E2 माइनस E1 होगी, है ना, E2, ठीक है। और E1 तथा E2 तंत्र की दोनों अवस्थाओं में ऊर्जा है, तो ऊर्जा में जो कमी होगी वो E2 माइनस क्या होगी बेटा, E2 माइनस E1 होगी। बात समझ में आ रही है, E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 ऊर्जा, तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो ये तो अपन ने लिखी, तो ये तो डेल्टा E के बराबर हो गया, और डेल्टा E किसके बराबर होता है, Q माइनस W के बराबर होता है, Q माइनस W के बराबर। तो Q की वैल्यू तो 0 है ही सही, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर E2 विच इम्प्लाइज दैट, क्या लिख सकते हैं बेटा, Q की वैल्यू 0, क्योंकि रुद्धोष्म रूप से गैसों को प्रसरित किया जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिएगा E2 माइनस E1, क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 इक्वल टू माइनस कार्य माइनस W बराबर क्या, P2V2 माइनस P1V1। बात समझ में आई, ठीक है। चलो अब इसको हम आगे हल करते हैं, देखिएगा बेटा ध्यान से देखिएगा कि अब इसको हम आगे हल करते हैं, E2 माइनस E1। तो क्या हो गया बेटा, ध्यान से सुनो इसको, P2, अब पक्षांतरण करते हैं बेटा, कैसे पक्षांतरण करते हैं, यहाँ P2V2 माइनस P1V1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, इसको अरेंज कर लेते हैं बेटा, हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के बाद क्या आया, यहाँ पर हम E2 प्लस P2V2 और इसको हम इधर ले आ जाते हैं E1 प्लस P1V1, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, E प्लस PV को हम H कहते हैं, तो हम ये कहते हैं H2 इज इक्वल टू H1, यानी कि हमने यहाँ पर टर्म यूज़ किए E प्लस PV, है ना। तो E प्लस PV जो होता है वो बेटा क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, E प्लस PV जो होता है वो एंथैल्पी होती है। तो E2 प्लस P2V2 H2 हो गया, और E1 प्लस P1V1 क्या हो गया बेटा, वो क्या हो गया H1 हो गया, ठीक है ना। तो H2 इज इक्वल टू H1, तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है हमारे पास कंक्लूजन, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H, H2 माइनस H1 इक्वल टू डेल्टा H, और डेल्टा H बराबर क्या हो गया 0, डेल्टा H बराबर क्या हो गया बेटा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक गैसों के रुद्धोष्म प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी स्थिर अर्थात अपरिवर्तित रहती है, ना कि आंतरिक ऊर्जा। यानी कि जब किसी गैस को रुद्धोष्म रूप से प्रसरित किया जाता है तो उसकी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। इसी को हम जूल
थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जानते हैं। और इसको हम जूल थॉमसन प्रयोग के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि डेल्टा एच का मान जो होता है बेटा वो 0 होता है, डेल्टा एच का मान 0 होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा बेटा। और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है अगले लेक्चर में बेटा। धन्यवाद।